मैं पंकज कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी चित्तौड़गढ़। जीपीसी चित्तौड़गढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तृतीय वर्ष के विषय कोड EL301 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की यूनिट नंबर 7 जो कि बेसिकली मल्टी वाइब्रेटर्स है, उसका एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज स्विचिंग एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर और हाउ वी कैन यूज द ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। सो ट्रांजिस्टर के दो यूज़ हैं मेनली, हम जानते हैं। ट्रांजिस्टर कैन बी यूज एज एन एम्पलीफायर एंड ट्रांजिस्टर कैन बी यूज एज अ स्विच। तो हम यहाँ पे मल्टी वाइब्रेटर के केस में स्विचिंग की बात क्यों कर रहे हैं, स्विच की बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मल्टी वाइब्रेटर बनाने के लिए हम BJT का यूज़ करते हैं और BJT जो है वो एक स्विच की तरह भी काम कर सकता है। और मल्टी वाइब्रेटर बेसिकली एक स्विचिंग सर्किट ही है जो कि ट्रांजिस्टर्स के ऑन या ऑफ होने पे अपनी स्टेट डिसाइड करता है। इसीलिए हमको ये देखना ज़रूरी है कि ट्रांजिस्टर को हम एज अ स्विच कैसे काम में ले सकते हैं। ओके, वैसे तो ये टॉपिक आप लोगों ने EL204 सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा, सो वी विल हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ दैट। So we know that transistor is used as an electronic switch by driving it in either saturation or in cutoff। हम जानते हैं ट्रांजिस्टर 3 रीजन में काम करता है, एक एक्टिव रीजन, एक सैचुरेशन रीजन, एक कट ऑफ रीजन। एक्टिव रीजन में आपका ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर काम में आता है और सैचुरेशन में आपका ट्रांजिस्टर एक ऑन स्विच की तरह बिहेव करता है। कट ऑफ रीजन में आपका ट्रांजिस्टर एज एन ऑफ स्विच की तरह बिहेव करता है। ओके, सो हम यहाँ पे कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन की बात करेंगे जब हम ट्रांजिस्टर एज अ स्विच परफॉर्म करवाना चाहते हैं। ओके, सो सैचुरेशन में आपका ट्रांजिस्टर ऑन स्विच और कट ऑफ रीजन में आपका ट्रांजिस्टर ऑफ स्विच की तरह काम करता है। अब ये कैसे काम करता है वो देखते हैं कि कट ऑफ रीजन में आपका ट्रांजिस्टर एज ऑफ स्विच कैसे काम कर रहा है। देखिए, एक सर्किट पे ध्यान दीजिए। इस सर्किट में हमने VCC एक DC बैटरी दी है, एक रेजिस्टेंस यूज किया है जिसको हम कलेक्टर रेजिस्टेंस कह रहे हैं, और उसी के कलेक्टर टर्मिनल से हम आउटपुट ले रहे हैं, दैट इज VCE। कलेक्टर और एमीटर के बीच आपका आउटपुट लिया जा रहा है, दैट मीन्स ये एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। एक इनपुट साइड में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, दैट इज RB, जिसको हमने ग्राउंडेड किया है, 0 वोल्ट सप्लाई दी है। ओके, सो अब आप देख सकते हैं कि जब हम बेस को ग्राउंड करते हैं या नेगेटिव सप्लाई देते हैं तो उस केस में आपका ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में चला जाता है, क्योंकि इनपुट करंट IB कॉमन एमीटर के लिए, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है आपका कॉमन एमीटर, उस केस में आपको IB करंट कुछ भी नहीं मिलेगी क्योंकि बेस आपका ग्राउंडेड है या नेगेटिव वोल्टेज उसको मिलेगा। तो उस केस में IB फ्लो नहीं होगी सर्किट में। अब चूंकि IB बेस करंट फ्लो नहीं हो रही है, हम जानते हैं कि कलेक्टर करंट टोटली डिपेंडेंट है बेस करंट पे, बिकॉज IC इज इक्वल टू द बीटा टाइम्स ऑफ IB। तो जब IB 0 है तो IC भी आपकी 0 होगी, सो IC करंट विल बी 0। अब IC करंट आपके उस कलेक्टर रेजिस्टेंस RC में से फ्लो होनी थी और उसके अक्रॉस जो ड्रॉप आता है दैट इज IC इंटू RC, वो ड्रॉप VCC में माइनस होने के बाद ही जो वोल्टेज बचता है वो आपका आउटपुट बनता है, जो कि VCE के फॉर्म में हमको मिलता है। लेकिन चूंकि ड्रॉप अक्रॉस RC भी 0 ही होगा बिकॉज IC करंट इज 0, सो पूरा का पूरा VCC वोल्टेज जो हमने एज ए DC सप्लाई दिया था वो पूरा का पूरा उठ के वोल्टेज आ जाएगा VCE के रूप में। इसका मतलब VCE हमको क्या मिल जाएगा, जो हमने पावर सप्लाई दी थी वही मिल जाएगी। तो इसका मतलब आपका ट्रांजिस्टर एज एन ऑफ स्विच की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, सो एक्चुअली यहाँ पे ट्रांजिस्टर आपका ट्रांजिस्टर रहा ही नहीं, ये एक सिंपली रिवर्स बायस डायोड की तरह काम करने लग गया। सिमिलरली हम दूसरी सिचुएशन देखते हैं कि हम ट्रांजिस्टर को एज ए ऑन स्विच कैसे काम में ले सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए एक सर्किट बनाया हम लोगों ने, VCC, एक RB रेजिस्टेंस है, एक RC रेजिस्टेंस है। ये बेसिकली टाइप ऑफ बाइसिंग में आप लोगों ने देखा होगा, फिक्स बायस सर्किट है ये। अब क्या हो रहा है देखिए, बेसिकली अब बेस हमने ग्राउंडेड नहीं किया, बेस को कुछ ना कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल मिलता है। अब चूंकि बेस को पॉजिटिव पोटेंशियल मिल रहा है तो उसमें से बेस करंट IB फ्लो होगी, IB फ्लो होने के कारण कलेक्टर रेजिस्टेंस RC में से IC करंट फ्लो होगी, और IC फ्लो होने के कारण उसमें क्या होगा, जो IC करंट की वैल्यू है वो वैल्यू जो है वो आ रही है आपकी VCC डिवाइड बाय RC। वही वैल्यू आपकी आएगी IC करंट की, क्योंकि उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है VCC, और आपका जो करंट है वो IC की वैल्यू आ जाएगी VCC बाई RC। अब उस केस में पूरा का पूरा जो वोल्टेज है बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ RC के अक्रॉस ही ड्रॉप के रूप में
मिल गया हमको। इसका मतलब आगे कुछ भी नहीं पहुंचेगा, इसका मतलब VCE वोल्टेज जो है वो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज 0 मिलेगा। VCE विल बी 0। पिछली बार कट ऑफ में हमको पूरा का पूरा VCC आउटपुट में मिल रहा था, अब पूरा का पूरा VCC वोल्टेज RC के अक्रॉस ही मिल गया है हमको। इस वजह से हमको VCE की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। सो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि आपका ट्रांजिस्टर एज एन ऑन स्विच काम करता है। सो और उस केस में जो करंट फ्लो होती है, कलेक्टर करंट, आउटपुट करंट, उसको हम सैचुरेशन करंट भी कह सकते हैं, दैट इज IC सेट से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ओके, तो ये सारे कंसिडरेशन हमने किए हैं, ये मान के कि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो आइडियल है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल केस में हमको हमेशा ही कट इन वोल्टेज को कंसिडर करना पड़ता है, यानी कि अभी जो वोल्टेज हमने 0 मान लिया है वो 0 नहीं होके कट इन वोल्टेज यानी कि सिलिकॉन के केस में 0.7 और जर्मेनियम के केस में 0.2 को कंसिडर करना पड़ता है। सिमिलरली जो हम कह रहे हैं कि करंट बिल्कुल ही 0 हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होता है। प्रैक्टिकल केस में आपका करंट बिल्कुल 0 नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्रांजिस्टर एज ए ऑफ स्विच की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब इट इज सिंपली वर्किंग एज एन रिवर्स बायस डायोड। सो आइडियल रिवर्स बायस डायोड के केस में आपको करंट 0 मिलेगी, लेकिन जो आपका प्रैक्टिकल डायोड होता है उस केस में आपको कुछ लीकेज करंट फ्लो होती है। ओके, तो वही लीकेज करंट हमको यहाँ पे भी मिलने वाली है। सो ट्रांजिस्टर हैज 3 रीजन्स ऑफ ऑपरेशन। टू अंडरस्टैंड द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, द प्रैक्टिकल लॉसेस आर टू बी कंसिडर्ड। ओके, सो कट ऑफ रीजन के केस में क्या होगा, आपकी IB इक्वल टू 0 होगी, बेस करंट बिल्कुल 0 होगी। लेकिन कलेक्टर करंट पे आपको क्या मिलेगा, कलेक्टर करंट विल बी इक्वल टू दी ICEO। ये ICEO आपकी क्या है, कलेक्टर की लीकेज करंट है, वो जरूर फ्लो होगी। हालांकि इसकी मैग्नीट्यूड बहुत कम होती है, माइक्रो एम्पियर्स होती है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो पावर लॉस जो होगा वो होगा आउटपुट वोल्टेज इंटू आउटपुट करंट। आउटपुट वोल्टेज आपका सिंपली जो आपने VCC अप्लाई किया था वो मिलेगा, और आउटपुट करंट आपकी लीकेज करंट है ICEO। अब VCC की वैल्यू भी बहुत कम है और ICEO तो लगभग नेग्लिजिबल ही है, इसीलिए आपको कोई भी पावर लॉस नहीं मिलता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इन द सैचुरेशन रीजन योर ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज एन इफेक्टिव स्विच। ओके, अब सैचुरेशन के केस में जब आपका ट्रांजिस्टर एज एन ऑन स्विच की तरह काम कर रहा है, तो उस केस में आपको IC सैचुरेशन करंट जो मिलती है वो होगी VCC माइनस V कट इन अपॉन RC। अब V कट इन आइडियल केस में हम 0 मान लेते हैं, और अगर प्रैक्टिकल कंसिडरेशन करेंगे तो जर्मेनियम के लिए V नी या V कट इन विल बी 0.2 और सिलिकॉन के लिए इट विल बी 0.7। ओके, अब एक्टिव रीजन के केस में आपका क्या होता है, आपका ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर काम करता है, और उस केस में स्मॉल इनपुट करंट में चेंजेस आने की वजह से आउटपुट करंट में भी थोड़ा सा लार्जर चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, इसीलिए आपका ट्रांजिस्टर जो है वहाँ एक्टिव रीजन में एज एन एम्पलीफायर काम करता है। ओके, अब हम बात करेंगे स्विचिंग टाइम्स की। सो जनरली ये क्वेश्चन BTR के पेपर में आपको मिलता है, स्विचिंग टाइम्स की बात करेंगे। तो स्विचिंग टाइम में हमको ये कंसिडर करना है कि आपका जो ट्रांजिस्टर है जिसको हम एज ए स्विच काम में ले रहे हैं, उसमें हम इनपुट एक पल्स दे रहे हैं जिसका हमने ड्यूरेशन कैपिटल T अज्यूम किया है। ओके, अब जैसे ही हम इनपुट पल्स अप्लाई कर देते हैं तो इंस्टेंटली हमको आउटपुट नहीं मिलता है। ये पल्स पहुंचने में, सर्किट तक पहुंचने में, कलेक्टर तक पहुंचने में इसको कुछ ना कुछ टाइम लगता है, क्योंकि ये जो पल्स है दैट इज बेसिकली ये जो डिले आ रहा है, ये डिले मिलता है आपके जो स्ट्रे कैपेसिटेंसेस होते हैं, जंक्शन कैपेसिटेंसेस होते हैं, पैरासिटिक कैपेसिटेंसेस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, उसकी वजह से ये डिले आपको वहाँ मिलेगा। सो इंस्टेंटली ये पल्स कलेक्टर तक नहीं पहुँच पाती हैं। आप ये डायग्राम देखिए तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा। इनपुट में आपने एक पल्स दी है ऑफ ड्यूरेशन T। अब जब आप आउटपुट पल्स को ऑब्जर्व करते हैं तो यू विल नॉट बी गेटिंग द शार्प एजेस लाइक यू हैव गिवन इन द इनपुट। शार्प एजेस हमको नहीं मिल रहे हैं। ओके, सो इस फिगर से हमको कुछ चीज़ें जो है वो समझनी रहेंगी। टाइम डिले सर्किट में ये डायग्राम में देखिए आप, ये वो टाइम है जो कलेक्टर करंट तक पहुंचने, कलेक्टर करंट को अपनी इनिशियल वैल्यू से उसके इनिशियल वैल्यू से उसके फाइनल वैल्यू के 10% पहुंचने में जो टाइम लगता है, यानी कि 0 से लेके 10% तक जब आपकी IC पहुंचती है उसको जितना टाइम लगता है वो कहलाता है आपका टाइम डिले। सिमिलरली राइज टाइम होता है कलेक्टर करंट अपने 10% वैल्यू से उसकी फाइनल वैल्यू के 90% तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको हम राइज टाइम कहते हैं। अब ये जो टर्न ऑन टाइम होता है, बेसिकली ये टर्न ऑन टाइम इन दोनों टाइम्स का सम होता है, दैट इज डिले टाइम और राइज टाइम। सो टी ऑन विल बी TD प्लस TR, ये आपकी टर्न ऑन टाइम होता है।
सिमिलरली स्टोरेज टाइम की बात करेंगे तो ये फॉलिंग एज या ट्रेलिंग एज से संबंधित है। सो टाइम इंटरवल बिटवीन द ट्रेलिंग एज ऑफ द इनपुट पल्स टू द 90% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द आउटपुट इज कॉल्ड द स्टोरेज टाइम। अब देखिए इसमें जैसे जैसे आपका जो है पल्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, पहले 10%, पहले 0% थी, उससे 10% हुई, फिर 10% से 50%, 50% से 90%, 90% पे जाने के बाद एक बार इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, दैट इज मैक्सिमम होगी, दैट इज 100% होगी। फिर ये कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट चलेगी, उसके बाद में इसमें वापस फॉल आएगा, 100% से ये वापस 90% होती। सो 100% से 90% होने में जो टाइम लगता है वो कहलाता है आपका स्टोरेज टाइम। सिमिलरली 90% से वापस 10% होने में जो टाइम लगता है वो कहलाता है इसका फॉल टाइम। सो द टाइम टेकन फॉर द कलेक्टर करंट टू रीच फ्रॉम 90% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू द 10% ऑफ इट इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड एज फॉल टाइम। सो अब आपका टर्न ऑफ टाइम जो है वो होता है आपका स्टोरेज टाइम प्लस फॉल टाइम, दैट इज TS प्लस TF जो होगा वो आपका टर्न ऑफ टाइम होगा। अब हम बात करते हैं पल्स विड्थ की। तो पल्स विड्थ के केस में हम राइजिंग एज और फॉलिंग एज के जो दोनों लेवल्स हैं उनका 50% तक पहुंचने में जो ड्यूरेशन है वो ले लेते हैं, वो कहलाती है आपकी पल्स विड्थ, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। सो द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द आउटपुट पल्स मेजर्ड बिटवीन 250% लेवल्स ऑफ द राइजिंग एंड फॉलिंग वेव फॉर्म इज डिफाइंड एज द पल्स विड्थ। ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। अगर एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन द स्विचिंग एक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर या एक्सप्लेन द स्विचिंग टाइम्स ऑफ द ट्रांजिस्टर, तो आपको ये वाला डायग्राम बना के ये सारे टाइम्स की डेफिनेशन को डिफाइन करना होगा। ओके, धन्यवाद विद्यार्थियों।